चैनल साथियों, मैं भी प्रोग्राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑफिशियल बेसिक क्लासेस में। देखिए बच्चा, आशा है आप लोग सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि किस किस तरीके से सारे के सारे स्टेट्स के बारे में जानकारी हमने पढ़ी थी और आज पढ़ने वाले हैं कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम हमने पीर पंजाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जितने भी प्रमुख दर्रा यानी कोस्टल पासेस, माउंटेन पासेस पाए जाते थे वो हमने पढ़ लिए थे। अब बात करेंगे कोस्टल स्टेट्स इंडिया के अंदर किस एरिया में ज्यादा पाई जाती है और कितनी पाई जाती है। देखिए, अगर हम बात करें तटीय स्थानों की, तो तटीय स्थान कहाँ पर बनते हैं बच्चा? जहां पर सबसे ज्यादा पानी होता है, समुद्र होता है। और जैसा कि हमको पता है, अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो हमारा जो तटीय एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? वो ये और ये वी शेप में ये एरिया बनेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? तटीय क्षेत्र। समझ में बात आ रही है? ये दोनों के दोनों एरिया क्या कहलाएंगे? आपके तटीय क्षेत्र कहलाएंगे। अगर हम बात करें तटीय सीमा की दोस्तों, भारत की तटीय सीमा की, तो याद रखना तटीय सीमा कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर हो जाती है बच्चा, है ना। लेकिन अगर इसमें हम द्वीप को भी मिला लें, अगर हम इसको द्वीप में भी मिला लें तो ये कितनी हो जाती है? द्वीपों को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर। इसमें द्वीप भी एडजस्ट हो जाएंगे। आसपास जितने भी द्वीप बने हुए हैं सब इसके अंदर काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। चलो, यहां से आ जाता है आपको गुजरात से बात स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल जाके ये एंड होगी। इन दोनों के बीच में ही ये सारे के सारे क्षेत्र पाए जाएंगे। अच्छा, एक बात याद रखेंगे आप, ये तट कौन सा है? ये आपका पूर्वी तट होगा। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ये कहलाएगा आपका पूर्वी तट और ये कहलाएगा आपका पश्चिमी तट, है ना। इसमें हम स्टेट वाइज चीजों को पढ़ते हुए चले जाएंगे। इसके बाद यहां से क्या क्या रेंज में क्या क्या हमको मिलने वाला है, ठीक है ना भैया। चलो जी, समझ में आ गई बात। पूर्वी और पश्चिमी तट की अलग अलग बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो जरा, अब अगर हम बात करें तटीय सीमा बनाते कौन कौन है, तो याद रखेंगे आप, भारत के कुल 9 राज्य तथा 4 यूटी मिलकर तटीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो अगर हम कुल 9 राज्यों की बात करें तो यहां से ये बात 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये पहला जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, याद रखना भाई। एक एरिया पड़ेगा आपका कौन सा? पूर्वी तट के राज्य, है ना। यूटी को बाद में देखेंगे। और एक तरफ पड़ेगा आपका पश्चिमी तट के राज्य। इनके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख लेंगे आप। इसको बोलेंगे ईस्ट कोस्ट लाइन और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट कोस्ट लाइन। बात समझ में आ रही है भैया? चले जरा, तो देखेंगे अगर हम बात करें पूर्वी तट के राज्यों की, तो पूर्वी तट के राज्यों में क्या क्या मिलेगा हमको? सबसे पहले इनको नंबर वाइज से आप लिखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, है ना। पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
और आखिर में मिलता है हमको तमिलनाडु। इनको आप नंबर से याद रखेंगे, फिर दोबारा देख लें। पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, और नंबर 3 पर कौन आता है भैया देखना जरा, आंध्र प्रदेश, और आगे कौन आएगा, तमिलनाडु। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, और इतनी बात क्लियर है। चले जरा समझ में आ गई होगी बात। और ये ध्यान रखना ये चारों के चारों कहां पर गिरते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे। बंगाल की खाड़ी में, यानी बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी। इसका झुकाव किधर को है, याद रखेंगे, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, BOB भी इसको आप बोल देते हैं। ये सारे के सारे इधर गिरेंगे और ये सभी इधर गिरेंगे। सिर्फ दो रेखा, दो नदी ऐसी होंगी जो विपरीत बहकर के इसमें गिरेंगे, है ना। आगे बताऊंगा जब नदियों को पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये इस तरीके से आप समझ लें, जिधर का ढलान जिधर होगा हम जानते हैं पानी उधर की तरफ को ही ज्यादा झुकेगा। चले बच्चा, ये हो गए आपकी कौन सी, अगर हम बात करें पूर्वी तट के राज्य, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा भी बोल देते हैं, और ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, और आखिर में हो जाता है तमिलनाडु। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पश्चिमी तट की। तो पश्चिमी तट में कौन कौन आएगा देखना जरा। सबसे पहले अगर आएगा, अगर हम बात करें गुजरात, ये पूरा का पूरा गुजरात नहीं काउंट होगा। गुजरात, गुजरात के बाद कौन आएगा, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, और उसके बाद कर्नाटक। क्लियर बात समझ में आ रही है। और लास्ट में कौन आएगा, केरल। ठीक है, तो नंबर 1 पर आता है कौन, गुजरात। हिंदी में लिखना चाहिए, हिंदी में लिखेंगे मर्जी आप। गुजरात। नंबर 2 पर कौन आता है, याद रखना, महाराष्ट्र। 3 पर कौन आएगा, जल्दी से देखें, गोवा। 4 पर कौन आएगा, कर्नाटक। और छठे नंबर पर कौन आएगा आपका, 5वें पर केरल। तो 5 ये हो गए और 4 ये हो गए। समझ में आ रही है बात। तो मिलकर के कितने बन जाते हैं, 9 राज्य बन जाते हैं। ठीक है, और देखना ये सब कहां गिरेंगे, ये सब जाएंगे अरब सागर। अरेबियन सी। इधर की साइड में कौन है, याद रखना, अरब सागर। और उधर बंगाल की खाड़ी, और बीच में कौन है, हिंद महासागर। बात समझ में आ गई, ये बात याद रखेंगे। इस साइड में अरब सागर पड़ेगा भैया, इस साइड में बंगाल की खाड़ी होगी। ये पूरा का पूरा एरिया इसने कवर कर रखा है, और स्टेट का जो एरिया मिलेगा आपको वो मिलेगा हिंद महासागर का। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने आपको बताया पश्चिमी तट के राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। डायग्राम से आप मैप को जरूर रखें, जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो मैप को अपने पास में जरूर रखें। समझ में आ रही है बात। हाँ, जितना यहाँ पॉसिबल हो पाएगा वो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो, और बाकी मैप को इसमें ज्यादा कुछ आपको क्लियर दिख नहीं पाएगा। तो देखिए सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इस सभी के सभी कहाँ जुड़े हैं, पश्चिमी घाट से जुड़े हुए, तट से जुड़े हुए हैं। और पूर्वी में कौन कौन जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये मिलकर के क्या बनाते हैं, तटीय राज्य बनाते हैं। ठीक है भैया, कोस्टल स्टेट सही इंडिया की, याद रखेंगे आप। समझ में आ गई बात। चलो इससे आगे की बात स्टार्ट करते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कौन कहां पर गिरेगा, है ना, कौन अरब सागर में जा रहा है, ये तो आप तट के हिसाब से याद रखेंगे। इसको मैंने बता दिया है, जिनका झुकाव उधर होगा वो पूर्वी तट, क्या है पूर्वी तट सभी के सब कहां जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिमी तट पर जिनका झुकाव होगा वो सब कहां जाएंगे, अरब सागर में जाएंगे। ठीक है, चलिए जरा आगे की अगर बात करें, इसके बाद एक पॉइंट डालेंगे आप, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य। अब इसमें ट्रिक यहां पर आप याद रखेंगे, ट्रिक का नाम है GA।
टी। ठीक है, सबसे जी से क्या बन जाता है गुजरात, ए से बन जाता है आंध्र प्रदेश और टी से बन जाता है तमिलनाडु। तीनों बातें समझ में आ गई आपको? क्लियर है? नहीं बात देखना जरा। अगर गुजरात की बात करें तो 1214 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बात करें आंध्र प्रदेश की तो 973 किलोमीटर। और अगर बात करें तमिलनाडु की तो याद रखेंगे कितनी बनाएंगे, 960 किलोमीटर। देखो गुजरात ने बहुत बड़े एरिया कवर कर रखा है। आप जब मैप से देखे आप पढ़ते हैं चीजों को तो आपको हमेशा याद रखे, ध्यान रखना, रट्टा लगाएंगे तो याद रखना चाहिए। तो सर्वाधिक जिनकी कोस्टल स्टेट सीमा जिनकी सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर बात पड़ती है आंध्र प्रदेश की सीमा बहुत ज्यादा बताई गई, और बताइए लास्ट में तमिलनाडु की, इसमें तो सारा एरिया कवर कर रखा है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में आपके ज्यादातर क्या पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बताएंगे सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। अब उसमें आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, तमिलनाडु भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। तो आपको तीनों वालों पर क्लिक करना है। हाँ, आप इनकी ये लेंथ याद जरूर रखेंगे, लेकिन एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, याद रखना। वन डे एग्जाम में लेंथ नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, फिर भी आप याद रखेंगे गुजरात कितनी लंबी स्टेट बनाता है, याद रखेंगे 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश बनाता है 973, और बात करें तमिलनाडु बनाता है 960 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम सीमा अगर की बात करें, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य भैया ध्यान रखेंगे आप, यह है गोवा। बात समझ में आ रही है? क्या है? अच्छा 27 किलोमीटर नहीं है, 102 किलोमीटर है। इसको करेक्ट कर लेंगे आप। गोवा कितने किलोमीटर बनाता है? 102, जो कि सबसे कम है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलो इसके बाद बात करते हैं यूटी की। कितनी यूटी आपको बताइए? 4, है ना? तो देखिए अगर हम बात करें, तटीय सीमा वाली यूटी कौन कौन है, जल्दी से देख लें जरा। सबसे पहले अंडमान, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसके बाद आता है लक्षद्वीप, पुडुचेरी और इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, दादर नगर हवेली, ये इसको वैसे लिखो, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। ठीक है भैया, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो होती है वो इसकी होती है 1960 किलोमीटर। सबसे ज्यादा तो सीमा बनाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार, और सबसे कम जो बनाएगा मात्र 27 किलोमीटर, जो याद से पिछले वाले में लिखा गया था, ये बनाता है सबसे कम तटीय सीमा। ये याद रखेंगे। आप यूटी की अगर हम बात करें तो 4 यूटीज मिलकर के क्या बनाती है बच्चा, याद रखेंगे आप, तटीय सीमा बनाती है। ठीक है, 9 राज्य हमने पहले पढ़ लिए हैं, 4 यूटी हमें मिलते हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा, चारों में से सबसे ज्यादा बनाता है कौन? अंडमान एंड निकोबार, 1960 किलोमीटर का तटीय सीमा। और बात करें दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, ये बनाता है 27 किलोमीटर, सबसे कम। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई। चले जी, अब बात करते हैं आगे की। तो देखना जरा, अगर हम करें पुडुचेरी की, नोट करके लिखेंगे आप, पुडुचेरी चार जिलों से मिलकर बना है। कितने जिलों से मिलकर बना भैया?
4 जिलों से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और ये 4 जिले कहाँ है याद रखना, 3 राज्यों में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। पुडुचेरी के 4 जिले इन 3 राज्यों में स्थित है अलग अलग। जैसे कि अगर हम बात करें, नंबर 1 होता है यनम। बात समझ में आ रही है? कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। बात समझ में आ रही है क्या? इसके बाद आता है कौन? पुडुचेरी। ये कहां पर है? तमिल में है। तमिलनाडु में है। इसके बाद आता है कौन? कराईकल। ये भी कहां पर है? ठीक है, तमिलनाडु में। और इसके बाद आता है माहे। ये कहां पर है? केरल में। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब याद रखना ये 3 के ये इंपोर्टेंट क्यों सवाल, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये 3 जिले कहां पर गिरते हैं याद रखना, बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे। और ये अकेला ऐसा है जो कहां जाएगा? अकेला कहां जाकर के गिरेगा याद रखना? अरब महासागर में जाकर के गिरेगा। समझ में आ रही है बात? अरेबियन सी में जाकर के ये गिरेगा, केवल अकेला माहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो जी, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका होता है याद रखना? पुडुचेरी। और सबसे कम? सबसे अधिक क्षेत्रफल पुडुचेरी, और सबसे कम कहां पर होता है? माहे में होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। यहां से इंपोर्टेंट बात जो मैंने आपको बता दी है कि भैया जितने भी जिले बताए गए हैं, 4 के 4 जिले कहां पर मिले हैं? पुडुचेरी में मिले हैं। जिनमें से याद रखना ये अलग अलग, ये 2 जो है पुडुचेरी और कराईकलम, है ना, ये तमिलनाडु में है। और बात करें यनम की, आंध्र प्रदेश, और माहे कहां है? केरल में। केरल सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला इनमें से जिला है। ये बात आप याद रखेंगे। चलें जरा आगे, इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं। देखो जी, ये भी लगभग लगभग हो गया हमारा। अब इससे आगे की कुछ घटनाएं हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से। चलो बेटा देखिए जरा, स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, यानी ऐसी टाइमलाइन की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर भारत के प्रत्येक राज्य का टाइम एडजस्ट किया जाता है। समझ में आ गई बात? ऐसे मापक की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा। भारत की ऐसे लिखे, केवल इंडिया के लिए भारत की मानक समय रेखा। समझ में आ रही है बात? और ये रेखा कहां पर होती है याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिखा रहा हूं यहाँ, 82 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर पर स्थित है। समझ में आ रही है बात? अब ये पूर्वी देशांतर की अगर मैं बात करूं, देशांतर क्या होता है? लॉन्गिट्यूड देखना जरा वहां से। ठीक है, ये रहा।
और ये वाली जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट, ये कहाँ से होकर के जाएगी, याद रखेंगे आप, बिल्कुल यहाँ से होकर के निकलेगी। इसी को आप बोलेंगे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और याद रखें इसी को आप क्या बोलते हैं, IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया। इस लाइन के अकॉर्डिंग देखो, इससे अगर आप इधर चलेंगे तो यहां से होकर के कौन जाएगा, ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री ग्रीनविच, जिससे ओवरऑल वर्ल्ड का टाइम चलता है, इससे वर्ल्ड की बात होगी। इसका कनेक्शन किससे होता है, याद रखना, विश्व से होगा, विश्व के समय का, ठीक है। और ये वाला जो समय होगा ये किसका होगा, केवल इंडिया के लिए होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो याद रखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर, ये पूरा नाम आपको याद रखना है, ध्यान रखना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर पर ये स्थित है। चले जरा आगे, और कहां से होकर के निकलती है, याद रखेंगे प्रयागराज के नैनी नामक स्थान, नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। समझ में आ गई बात। और याद रखना इसका जो टाइम होता है 5 घंटे 30 मिनट, आप ऐसा लिख सकते हैं 5 घंटे 30 मिनट एक्स्ट्रा चलता है, यानी ग्रीनविच से और यहां तक के टाइम की अगर मैं बात करूं तो याद रखना 5 घंटे 30 मिनट की एक्स्ट्रा लेके चलता है टाइम। या आप ऐसा कर सकते हैं, देखो यही तो कारण है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, मैंने पहले भी आपको बताया, यहां से यहां तक सूरज को दिखने में 2 घंटे का समय लग जाता है एक्स्ट्रा। अगर यहां पर 7 बजे सूरज निकला है सुबह, तो यहाँ 9 बजे निकलेगा। इतना लंबा टाइम, ये कितने टाइम में कंट्रोल होता है, याद रखना। अगर हम इंटरनेशनल टाइम की बात करें तो कितना समय में अंतर आ जाता है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर समय के बीच में आ जाएगा, ठीक है। और याद रखना ये कितने राज्यों से निकलती है, 5 राज्यों। इसके ऊपर सवाल बनता है भैया, 5 राज्यों से। अब राज्यों का जो क्रम है तो कैसा होना चाहिए, ऊपर से नीचे होना चाहिए। तो देखना जरा, अगर हम बात करें यूपी, MP, छत्तीसगढ़, और उसके बाद आता है ओडिशा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे नीचे मिलेगा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे क्या होगा, होकर के निकलेगी। समझ में आ गई बात। चलो अब एक बात और याद रखना, ग्रीनविच से अगर इधर को चलेंगे तो टाइम हमेशा पॉजिटिव में होगा, इसको बना लेंगे अपनी कॉपी में। और अगर हम ग्रीनविच से लेफ्ट की ओर को चलेंगे तो टाइम हमेशा कैसा होगा भैया, नेगेटिव होगा। हम इधर हैं तो याद रखना सब जगह टाइम जो है कैसा चलेगा, प्लस में चलेगा, चाहे आप कन्याकुमारी में हो चाहे इंदिरा फॉल में हो। समझ में आ गई बात। भारत के नक्शे पर आप होने चाहिए। ये सारी चीजें किसी के लिए सक्सेसफुल है, ये बात आप याद रखेंगे, ये केवल इंडिया के लिए वैलिड होंगी, बाकी इंडिया से बाहर के लिए चीजें वैलिड नहीं है। चलें जरा आगे, यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो चलें आगे। चलो जी, अब एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, क्या भैया, ये सब चीजें अगर हम, ये तो हो गई नॉर्मल मानकों के आधार पर, है ना। चलो इसको दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं। ये चीजें हो गई मानकों के आधार पर, है ना। इसको मैं इधर बनाऊंगा थोड़ा सा, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए, है ना। देखो ये चीजें हो गई मानकों के आधार पर। हम बात करेंगे नदियों के आधार पर तटीय सीमा का विभाजन। नदियों के आधार पर बात कर लेते हैं, समझ में आ गई कर दिया। चलो जी ठीक है, देखना जरा कैसा होगा।
तटीय सीमा नहीं, तटीय सीमा तो हो गई है, हिमालय की बात कर लेते हैं। नदियों के देखो, अगर हम बात करें हिमालय तो 3 पढ़े थे हमने, अगर आपको याद है भाई, आपको पता होगा काराकोरम, लद्दाख और उसके बाद कौन मिला था, जास्कर। इन 3 के बाद हिमालय स्टार्ट हो गया था, महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में था शिवालिक। अब शिवालिक से नीचे की बात कर रहे हैं बेटा। देखो ये तीनों रेंज हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली थी, याद है ना आपको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नीचे 3 हिमालय हमने पढ़े थे, महान हिमालय, लघु हिमालय और सबसे नीचे मिला था शिवालिक हिमालय। अब उससे नीचे की बात कर रहे हैं कि नीचे का जो मैदानी एरिया है वहां पर हिमालय को कितने भागों में, मैंने आपको बताया था कि हिमालय खत्म होने के नीचे भी कुछ बर्फ मिलती है नेपाल के साइड में, नेपाल, तिब्बत, और ये पहाड़ कहां तक चलेंगे, हमारे अरुणाचल प्रदेश तक ये पहाड़ों की सीमा चलती है। तो इन सब को कितने भागों में डिवाइड करेंगे, अब नदियों के आधार पर हम देखेंगे, है ना। तो बात कर लेते हैं, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखना जरा सामने, सामने देखेंगे आप, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा क्लियर कर देता हूं आपको, थोड़ी सी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो थोड़ा समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गई बात। चलिए देखेंगे जरा इससे आगे की, अगर मैं बात करूं, ये इंडिया का है हमारा। अब इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, अगर हम बात करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किस किस प्रकार से होगा, इसको हम देखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके नीचे महान हिमालय जो सबसे बड़ा हिमालय माना जाता है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, मध्य हिमालय और सबसे नीचे आता है शिवालिक। और उससे आगे की बात करते हैं भैया, देखना जरा, अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, यहां से आप ध्यान देंगे, एक नाम आप याद रखेंगे, सिस्का। अब इनका नाम क्या क्या होता है, पहले हम इन बातों को समझ लें। देखेंगे अगर इसकी बात करूं तो किसकी बात चल रही है, सिंधु नदी की, है ना। और अगर इससे आगे की बात करूं तो बात चल रही है सतलज की, और इसकी बात करें तो बात चल रही है काली की। कुछ बात समझ में, तीनों है कहां पर, इसको हम देखेंगे। देखना जरा, अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो यहां से चलेगी और घूम करके कहां, यहां करके, ये हो गई आपकी सिंधु नदी। डायग्राम में देखते रहेंगे, और यहां से चलेगी आपकी और ये गिरेगी यहां पर आकर, इसको बोलेंगे आप सतलज नदी। समझ में आ रही है बात बेटा। देखना जरा, अगर हम बात करें सतलज, सिंधु नदी आपको दिखाई दे रहा है और नीचे दिखाई दे रहा है सतलज नदी। इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो याद रखना, इनके बीच में जो हिमालय है उसी का नाम क्या होता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय। इन दोनों के बीच में जो हिमालय होगा उसी को क्या बोलेंगे, याद रखना, कश्मीर या कश्मीर या पंजाब हिमालय। अब सवाल आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सिंधु नदी और सतलज नदी मिलकर के कौन सा हिमालय बनाती है, तो आप डायग्राम याद रखें, सिंधु नदी ऊपर से जा रही है, नीचे से सतलज जा रही है बेटा, और इनके बीच में कौन आएगा, याद रखना, यहाँ कहीं पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या होगा, कश्मीर या पंजाब का हिमालय इसको बोला जाए। ये थोड़ा सा हटके कश्मीर साइड में ही होगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात, चले आगे, चलो जी इससे आगे की बात कर लेते हैं। देखें जरा, अब बात करते हैं काली नदी की, ठीक है। तो काली नदी की अगर मैं दिखाऊं तो कहां से होकर के जाएगी, देखना जरा, यहां से आएगी भैया, निकल जाएगी, इसको बोलेंगे क्या, काली नदी।
और इनके बीच में जो पर्वत बनेगा उसी पर्वत का नाम क्या होगा, याद रखना। कुमाऊं हिमालय। इसी पर्वत का नाम क्या है, कुमाऊं हिमालय। कौन कौन सा बताया, सतलुज और काली नदी के बीच में। सतलुज और कुमाऊं हिमालय याद रखेंगे। कौन से एरिया को हम बोल रहे हैं कुमाऊं हिमालय, याद रखना। सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसी का नाम क्या है बेटा, कुमाऊं हिमालय। ये बात आप याद रखेंगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखना जरा, इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप ध्यान देंगे, देखो यहां से आ रही है कौन, तीस्ता नदी। कौन आ रही है यहां से बीच में से, तीस्ता नदी आ रही है, ठीक है। और ऊपर से अगर मैं बात करूं तो ऊपर से कौन आ रहा है, याद रखना। ऊपर से कौन कौन सी नदी आएगी यहां से, जल्दी से बताइए जरा। देखो जी, यहां बीच में पहाड़ होंगे और यहां से एक नदी निकलेगी और ऐसे घूम करके यहां करके मिलेगी। उस नदी को बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखो यहां से स्टार्ट हुई और चल करके कहां कर मिल गई, यहां गए गिर गई तीस्ता के पास में। और बीच में जो ये चट्टान आपको दिखाई दे रही है इसी का नाम क्या है, असम हिमालय। क्या बोलेंगे इसको आप, असम हिमालय। इसको याद रख सकते हैं टीवी। टी का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो तीस्ता नदी हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। और याद रखना इसका मतलब हो गया ब्रह्मपुत्र। और इन दोनों के बीच में जो जगह मिली है उसको क्या बोलेंगे आप, असम हिमालय। असम हिमालय। जल्दी से बताइए जरा, कितने हिमालय हमने पढ़ लिए, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, देखना जरा, असम हिमालय। अब एक और बच जाता है, कौन सा याद रखेंगे आप, देखो एक और बचता है, क्या नाम बचता है इसका, देखना जरा। इसका नाम है नेपाल हिमालय। और किस किस के बीच में मिलेगा, याद रखना, काली नदी के और तीस्ता नदी के बीच में। आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्या नाम है, काली नदी के और तीस्ता नदी के बीच में कौन है, याद रखना, नेपाल हिमालय के बीच में मिलेगा। बताना जरा, इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताइए जरा। इतनी बात क्लियर हो गई आप जी, बहुत लाजवाब क्लास, एकदम बेहतरीन क्लास। आपको एक एक चीजें, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ बेटा। सामने देखेंगे बोर्ड पर, सबसे ऊपर से देखेंगे क्या बताया गया, सिंधु नदी और सतलज नदी मिलकर के क्या बनाते हैं, देखो सिंधु नदी और सतलज नदी मिलकर बनाते हैं कश्मीर या पंजाब का हिमालय। याद कैसे रखेंगे, तकनीक याद करने की, सिस्का का टीवी। क्या बताया मैंने आपको, सिस्का का टीवी या सिस्का टीवी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सिस्का का मतलब सिंधु, सतलज और काली, टीवी का मतलब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। देखना जरा, अगर हम बात करें सिंधु नदी, ये ऊपर से जो आ रही है और नीचे से जा रही है सतलज, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, याद रखना, कश्मीर या पंजाब का हिमालय। आगे बात करूं, देखें जरा, सतलुज कहां है, ये सतलुज जा रही है, नीचे काली आ रही है। इन दोनों सतलुज और काली नदी के बीच में जो आपकी माउंटेन हिमालय बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, देखना, कुमाऊं हिमालय। तो सतलुज और काली नदी मिलकर के क्या बनाते हैं, कुमाऊं हिमालय। आगे बात कर लेते हैं टीवी यानी तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र। तीस्ता कहां से आ रही है, यहां से सीधी जाएगी निकल करके, और ब्रह्मपुत्र इसके पीछे से घूम करके आएगी। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो माउंटेन मिलेगी उसको आप क्या बोलेंगे, असम हिमालय बोलेंगे। बेटा याद रहेगा, बड़ी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप, तभी मेरी बातें कामयाब होंगी। और जितनी मेहनत हमारी टीम कर रही है ना, वो तभी कामयाब होगी अगर हमारे बैच से ज्यादा बच्चे भी सिलेक्शन करके लाते हैं या क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर लगाते हैं, तब भी हमारा काम हो जाएगा।
तो देखिए जरा क्या बताया, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाएंगे, असम हिमालय, काली नदी और तीस्ता मिलकर क्या बनाएंगे, नेपाल हिमालय। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा पॉइंट और बच जाता है, फिर आगे अपनी क्लास पर चलेंगे। इसको बहुत अच्छे से आप बनाएंगे अपनी कॉपी में, अच्छे से नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है भैया। चलो जी, मेरे ख्याल से आपको चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। इससे अगर कोई डाउट है ना तो बेटा आप लिख के मुझको भेज सकते हैं, आशा है आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। चलो जरा अब बात कर लें उत्तर के मैदान। मैदान कब बना, मैदान आपने देखा होगा अक्सर प्लेन होते हैं, क्या होते हैं भैया, अक्सर प्लेन, ऐसा नहीं है वहां से कुछ होकर के नहीं गुजरा। आप ऐसा समझ लें इतना प्लेन जगह कोई कैसे हो सकती है, इसका मतलब वहां कोई ना कोई आने आज से पहले कोई बाढ़ आई होगी, कोई पानी की लहरें आई होंगी, तो सारी चीजें साफ करके ले गई। क्योंकि हम जानते हैं जब कोई नदी या समुद्र से कोई बाढ़ बहती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके बहा करके ले जाती है ना। यही नदियों में भी होता है, जब बाढ़ आती है तो आप ऐसा समझ लें नदियों की बहुत बढ़िया तरीके से सफाई हो जाती है। चले बेटा अब बात कर लेते हैं उत्तर के मैदानों की। तो याद रखना भैया, नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण होता है। अवसाद में क्या क्या आ गया, रेत, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, सब चीजें आ गई, चट्टाने, सब कुछ आ गया। समझ में आ रही है बात। और इनको 4 भागों में बांटा गया है, याद रखना। चार भागों में बांटा गया भैया, याद रखेंगे आप। देखना जरा कितने, 4 किन-किन भागों में बांटा गया है। ये ट्रिक आप याद रखेंगे, बात समझ में आ रही है। देखें जरा, नंबर 1 भात, यानी यहाँ का भावर, ठीक है। तै से बन जाता है तराई, खे से बन जाता है खादर, ठीक है। और भैया बां से बन जाता है यहाँ पर बांगर। जो ग्रामीण इलाकों से होंगे वो तो इन बातों को समझते भी होंगे, जो नहीं है उनको हम समझा देंगे भैया, है ना बच्चा। चलो तो 4 भागों में बांटे गए, भाबर, तराई, खादर और बांगर। इनको बारी बारी से पढ़ लेते हैं। देखना जरा भाई, हम जानते हैं क्या, सबसे ऊपर जो पहाड़ मिले थे हमको, क्या नाम था इनका, शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी। और मैंने ये बताया था कि पर्वत श्रेणियों के बीच में से क्या निकलती है, नदियां निकलती हैं। अब जब नदियां ऊपर से बहुत तेजी से बह करके आएंगी तो बच्चे याद रखना, आके सबसे पहले क्या जमा कर देंगी, पत्थरों को जमा करेंगी। ये लो जी, अपने साथ में पत्थरों को जमा करके लाएंगे और ये पत्थर यहाँ पर जमा हो जाएंगे और हमको ऐसा दिखाई देगा कि नदियां खत्म हो गई हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, केवल कंकड़ पत्थर आपको दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ कृषि असंभव है या कृषि यहाँ पर होती नहीं है। बेटा यही एरिया क्या कहलाता है आपका, भाबर। अब ऐसा नहीं है कि इन पत्थरों के नीचे से नदियां नहीं आ रही हैं, ये पत्थर इकट्ठे हो गए हैं किनके द्वारा, नदियों के द्वारा। अब देखें जरा आप ध्यान से, जब यहां पर आपको नदियां नहीं दिखाई देंगी लेकिन यहां नदियां हैं
कहाँ है बेटा, याद रखेंगे इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से नदियां निकल के आ रही हैं। बात समझ में आ रही है? इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से नदियां निकल करके आ रही हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। और ये नदियां आ रही हैं पत्थरों के नीचे से, ठीक है। एक गिलास पानी, ठीक, ये लो जी। और ये यहां पर क्या आ जाएगा, जब पानी आ रहा है तो याद रखेंगे आप, कुछ नदियां भी बीच में से आ जाती हैं, ठीक है। ये नदियां भी बीच में से आ जाएंगी, ठीक है। और ये जमीन कैसी हो जाएगी, अगर हम इसकी बात करेंगे तो जमीन कैसी हो जाएगी, नम, और समतल भी ये नमी इसकी हो जाएगी, इस बात को आप याद रखेंगे। और यहां से याद रखना भैया, नदियां उन्हें वापस आ जाती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां से नदियां क्या होंगी, फिर दोबारा से वापस आ जाएंगी, और यहां पर कृषि होनी चालू हो जाएगी। और कृषि में क्या क्या हो जाता है, यहाँ पर गन्ना और धान सबसे ज्यादा। ये कौन सा इलाका है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये अपना देखेंगे आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टोटल इलाका यहीं पर मिलता है। जैसा कि अगर हम बात करें मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, साहिबाबाद, ये सारे के सारे इलाके इसी क्षेत्र के हैं, जहां पर जमीन कैसी होगी, नम होगी और समतल होगी। और इसी वजह से याद रखना, ये जो नदियां आ रही है कहां से आ रही है, पहाड़ों से आने के बाद में जो पत्थर जमा हो गए थे, उन पत्थरों के नीचे से जो नदियां आ रही हैं, जिन्होंने भूमि को कैसा कर दिया है, नम कर दिया है और समतल बना दिया है। ये फिर दोबारा से नदी यहां पर आ जाएंगी, और इसको क्या बोलेंगे, तराई का क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको आप, तराई का क्षेत्र बोलेंगे। जल्दी से इसको रिवाइज करें एक बार जरा, जल्दी से देखिए जरा। ठीक है भैया, तो बाबर क्षेत्र हो गया, तराई हो गया। अब बात आती है खादर और बांगर एरिया की। देखना जरा, खादर एरिया कौन सा होगा, बांगर कौन सा होगा। भैया यही नदियां जब आगे जाएंगी ना, तो देखो ये बड़ी हो जाएंगी अपने आकार से। यही नदी आगे आगे कैसी हो जाएंगी, बताना जरा, बड़ी हो जाएंगी अपने आकार से। और बड़े होने के बाद में ये बात आप ध्यान रखेंगे, देखेंगे जरा। अब कई बार क्या हो जाता है, देखो ये जो जहां पर पानी होता हुआ जा रहा है ना, इसी को आप खादर बोलेंगे, इसी क्षेत्र को आप क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। और देखो जब कई बार वर्षा ज्यादा हो जाती है तो पानी ज्यादा आ जाता है, यानी साइड से भी पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। साइड से भी पानी बहना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब किसी बहुत दूर खड़े हुए इलाके से आप इसको देखेंगे तो वहां तक पानी आपका पहुंचेगा नहीं, ये नदी वाला पानी भैया वहां तक पहुंचेगा नहीं, याद रखना। और इसी क्षेत्र को आप बोलेंगे बांगर क्षेत्र, जो कैसा होगा, नमी वाला इलाका होगा और खेती के लिए उपजाऊ माना जाएगा। बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब याद रखना, और याद रखना बांगर वाले इलाके में कभी भी बाढ़ नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, जबकि यहां पर बाढ़ आ जाती है। देखो भैया बाढ़ तो यहीं तक तो आएगी, नदी में कितना ही पानी बढ़ा लिया, हमने तो पहले बढ़ा के देख लिया जो बाढ़ आ रही है। देखना जरा, ये बाढ़ आने के बाद का इलाका बात कर रहे हैं, बाढ़ यहीं तक तो आएगी। अब ये जो खाली इलाका पड़ा है दोनों साइड का, इसको आप क्या बोलेंगे, बांगर का इलाका बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको आप, बांगर का इलाका बोलेंगे। और ये जो बीच वाला इलाका है, ये याद रखना नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, और बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है।
क्या होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चलो यहाँ तक की बात क्लियर है, बस यहीं तक हमारा इतना सिलेबस है। इससे आगे की बात तो फिर हम पठार वगैरह के बारे में बातें करेंगे। इतनी बात आप याद रखेंगे बच्चा। तो दोस्तों लिखना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों को बेटा हमारी जरूरत है, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उन तक ये लेक्चर, ये वीडियो मेरी जरूर पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, सभी खुश बने रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। और जो जॉब का जुनून, ये सपना अपने अंदर पाला है, उस सपने को साकार करने के लिए हम और मैं विपुल राम शर्मा और मेरी पूरी टीम ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस आपके साथ जुड़ी हुई है, इसी सपने के साथ। जय हिंद, जय भारत।